नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर नारायण शाहने, मेडिकल डायरेक्टर ब्रह्मा आयुर्वेद हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रिसर्च एंड एकेडमिक सेंटर। इस समय ब्रह्मा आयुर्वेद विश्व का सर्वप्रथम आयुर्वेदिक यूरोलॉजी सेंटर है, सर्वप्रथम तथा एकमात्र। हम आयुर्वेदिक यूरोलॉजी में पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, आयुर्वेदिक यूरोलॉजी, द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड अमेजिंग ब्रांच ऑफ आयुर्वेद, एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच। आज के इस विषय में, ये प्रेजेंटेशन में हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे वो शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि यूरोलॉजी, आयुर्वेदिक यूरोलॉजी क्या है। डिसीजेज ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसमें हम खास करके विशेष रूप से प्रैक्टिस करते हैं, वो कौन से हैं, वो होने के सामान्य कारण क्या है, उनके सामान्य लक्षण क्या है, और फिर उनकी विस्तृत चिकित्सा किस तरह से की जाती है आधुनिक शास्त्र में और आयुर्वेद में, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। और अंततः ये विकार या ये व्याधि न हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यूरोलॉजी। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम है, किडनीज में यूरिन की निर्मित होती है, प्रोडक्शन होता है, यहाँ से यूरेटर से ब्लैडर में यूरिन आएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर होकर रहता है, और यहाँ से यूरिथ्रा जिसमें से यूरिन शरीर से बाहर निकलता है। तो इनमें होने वाले व्याधियों से संबंधित जो भी ज्ञान है वो पूरा यूरोलॉजी में आता है। इसमें से खास करके हम जिस विषय पर प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 15 वर्षों से, वो है लोअर यूरिनरी पैसेज, अर्थात ब्लैडर और यूरिथ्रा, इससे संबंधित व्याधियों के बारे में हम विशेष रूप से प्रैक्टिस करते हैं और उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ये अधोमूत्र मार्ग, लोअर यूरिनरी ट्रैक में होने वाले डिसीजेस, उसमें सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट डिसीज है यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर। फिर आता है ब्लैडर आउटलेट या ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, फिर आता है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, फिर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब बार बार होने वाला मूत्र मार्ग का संक्रमण, यूरिनरी स्टोन्स अर्थात पथरी, इनकॉन्टिनेंस अर्थात मूत्र पे नियंत्रण न होना, कंट्रोल न होना, अपने आप निकल जाना, और बीपीएच अर्थात प्रोस्टेट पौरुष ग्रंथि की वृद्धि। ये अधोमूत्र मार्ग के जो बीमारियां है, रोग है, उनके होने के जो प्रमुख कारण है, सामान्य कारण है, वो कुछ इस तरह से है। जैसे सबसे पहले है कि पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना। दूसरा है वेग धारण, अर्थात मूत्र के वेग को, जो अर्ज होती है, उसे जबरदस्ती पकड़े रखना, पेशाब लगा है फिर भी न जाना। वेगोदीरन अर्थात स्ट्रेनिंग, जबरदस्ती जोर करके पेशाब करना। फिर है असुरक्षित संभोग, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, मूत्र मार्ग पे किसी प्रकार का आघात, ट्रॉमा होना। आयाट्रोजेनिक का अर्थ है कि मूत्र मार्ग पे किसी प्रकार की या तो शस्त्रक्रिया, सर्जरी जैसे प्रोस्टेट पर की जाती है, TURP, या फिर अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे मूत्र मार्ग में कैथेटर का डालना है या फिर कोई दूरबीन डालना चेक करने के लिए इत्यादि। इडियोपैथिक अर्थात दैवयोगात, जिसका कोई निश्चित कारण ना मिले। उसके साथ है एजिंग। एजिंग जैसे हम देख सकते हैं कि प्रोस्टेट में उम्र के 50 साल के बाद ही जनरली प्रोस्टेट की शुरुआत होती है, तो वो एक एजिंग का इफेक्ट है। फिर है मल्टीपल डिलीवरीज, जैसे काफ़ी सारी स्त्रियों में जब मल्टीपल डिलीवरीज, अधिक बच्चे होते हैं, 3, 4, 5, तो ऐसे स्त्रियों में खास करके इनकॉन्टिनेंस दिखाई देता है। फिर बार बार होने वाला मूत्र मार्ग का संक्रमण और बार बार होने वाली पथरी, ये सब सामान्य कारण है अधोमूत्र मार्ग के रोगों के। अभी हम चर्चा करेंगे इनके सामान्य लक्षणों पे। हमें कैसे पता चले कि हमें अधोमूत्र मार्ग के रोग हुए हैं? तो उनमें सबसे पहले आता है कि पेशाब करते हुए पेशाब में जलन होना, पेशाब करते हुए दर्द होना, बार बार पेशाब जाने की आवश्यकता पड़ना, जब पेशाब लगता है तो बहुत जोर से लगना, अर्जेंसी के साथ जाना पड़ना, फिर पेशाब करने के लिए जोर करने की आवश्यकता पड़ना, पेशाब की धार शुरू करने के लिए काफ़ी प्रयास करने की आवश्यकता पड़ना, पेशाब की धार कम हो जाना, पेशाब पूरा होने के बाद कुछ बूंदे लीक होना, जिसे ड्रिबलिंग कहा जाता है, पेशाब करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगना, पेशाब करने के बाद भी संतोष न मिलना और ऐसे लगना कि और पेशाब ब्लैडर में बाकी है, ब्लैडर पूरी तरह से खाली न होना,
पेशाब की धार फवारे जैसे निकलना या स्प्रे होके निकलना या डबल धार में निकलना, दो धार में निकलना, बार बार होने वाला मूत्र मार्ग का संक्रमण, पेशाब के साथ खून देखना, वीर्य के साथ खून देखना, पेशाब एक नियंत्रण न होना, कभी कभी पेशाब पूरी तरह से बंद हो जाना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, फिर यूरिथ्रा में से मूत्र मार्ग में से किसी प्रकार का स्त्राव या पीप निकलना, वीर्य का फोर्स कम हो जाना और वृषण कोश या स्क्रॉटम या टेस्टिकल्स में दर्द का रहना, ये इसके सामान्य लक्षण है। अभी हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसका सबसे विशेष रोग है वो है यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो मूत्र मार्ग है यूरिथ्रा, इसमें कहीं पे अवरोध हो जाता है, संकोच हो जाता है, या फिर इस एक्सरे में इसे असेंडिंग यूरिथ्रोग्राम कहते हैं, इसमें तो बहुत ही स्पष्ट रूप से आप संकोच देख सकते हैं, इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे मार्ग संकुचित हुआ है, इसे कहा जाता है यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर। ये जो यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर है ये एक ऐसी बीमारी है, इसके कोई भी औषधि से चिकित्सा नहीं होती है। औषधि से केवल लाक्षणिक चिकित्सा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है। जहाँ तक सर्जिकल ट्रीटमेंट का सवाल है, इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यूरिथ्रल डायलिटेशन। इसमें एनेस्थीसिया देकर अलग अलग रॉड, सलाइयाँ होती है, वो अंदर डाले जाते हैं। जैसे पहले छोटा रॉड डालेंगे, डायलेटर, मेटल डायलेटर होता है या टेफ्लॉन डायलेटर होता है, फिर बड़ा, इस तरह से उसे खोलने की कोशिश की जाती है। दूसरा है यूरेथ्रोटोमी, विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी या डायरेक्ट विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी। इसमें दूरबीन डाली जाती है और दूरबीन से वो जो भी सिकुड़न है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफी सिकुड़न है, इसे खोलने की कोशिश की जाती है। उसके लिए या तो सिंपल ब्लेड, यूरोटोम या कोल्ड नाइफ या अलग अलग लेजर जैसे होल्मियम, थूलियम लेजर का प्रयोग भी किया जाता है उसे खोलने के लिए। तीसरा ऑप्शन होता है एरिथ्रोप्लास्टी। एरिथ्रोप्लास्टी एक मेजर सर्जरी है, उसकी भी अलग अलग प्रकार है। जो सबसे वाइडली प्रैक्टिस्ड वो है बकल म्यूकोजल ग्राफ्ट यूरेथ्रोप्लास्टी, रिकंस्ट्रक्टिव यूरेथ्रोप्लास्टी। इसमें जितना हिस्सा खराब हुआ यूरिथ्रा का उतना हिस्सा काट के निकाल दिया जाता है, उतना हिस्सा फिर से बनाने की कोशिश की जाती है गाल के अंदर की चमड़ी को लेकर, जिसे कहा जाता है बकल म्यूकोजल ग्राफ्ट रिकंस्ट्रक्टिव यूरेथ्रोप्लास्टी। अब इसकी विशेषता है कि जनरली ये डायलिटेशन या फिर अनेक बार सर्जरीज होने के बाद एक विशेषता है कि यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर फिर से आ जाता है। जब फिर से आ जाता है तो उसके बाद 2-3 सर्जरीज के बाद जनरली पेशेंट को यूरेथ्रोप्लास्टी कहा जाता है और दुर्भाग्यवश यूरेथ्रोप्लास्टी की भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। सच्चाई ये है कि इनमें से किसी भी प्रकार से इसकी चिकित्सा करें तो साधारणतः 1 साल के आसपास ये व्याधि फिर से आ जाता है और इसलिए यूरोलॉजी में ऐसा कहा जाता है, वंस इज अ स्ट्रिक्चर ऑलवेज इज अ स्ट्रिक्चर। अर्थात किसी इंसान को अगर एक बार यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर हो जाए तो जीवन भर उसके साथ रहेगा। ये इसकी विशेषता है। हम क्या करते हैं आयुर्वेद में? आयुर्वेद में हम जो करते हैं वो क्या है? उत्तर बस्ती। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड आयुर्वेदिक न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर है, बहुत ही विशेष चिकित्सा है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में किया है और आज की तारीख में भी ये चिकित्सा उतनी ही सफल है। उत्तर बस्ती, इसमें मूत्र मार्ग में या तो तेल या फिर किसी काढ़े की दवाई को डाला जाता है। इसके लिए कोई कैथेटर की आवश्यकता नहीं है। मूत्र मार्ग में, यूरिथ्रा में कैथेटर डालने की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर बस्ती पूरी तरह से नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें किसी प्रकार की दर्द या तकलीफ नहीं होती है, इसलिए इस प्रक्रिया के लिए, इस ट्रीटमेंट के लिए किसी प्रकार के एनेस्थीसिया की भी आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर बस्ती एक एक्सपर्ट, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, एक यूरोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक यूरोलॉजिस्ट ही करे, पूरी सावधानी रखे। इसमें निर्जंतुक किया हुआ, सरलाइज किया हुआ मेडिसिन का भी प्रयोग होता है। ये पूरे एसेप्टिक प्रिकॉशंस में की जाती है, इसलिए इसमें कोई इन्फेक्शन होने की संभावना भी नहीं होती है। ये एक डे केयर ट्रीटमेंट है। डे ट्रीटमेंट अर्थात इसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है और ये ट्रीटमेंट करके पेशेंट तुरंत अपने काम पर भी जा सकता है। ये पूरा जो कोर्स है वो लगभग 20 दिन का ट्रीटमेंट का कोर्स है यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर के लिए। अभी कुछ केसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसके किस तरह के सफल परिणाम दिखते हैं उत्तर बस्ती चिकित्सा के आयुर्वेदिक न्यूरोलॉजी में। तो ये सबसे पहला केस, ये एक फीमेल पेशेंट, ये आई थी हमारे पास अमेरिका से। इनकी अगर हिस्ट्री देखें तो कुछ इस तरह से है। इन्हें स्ट्रिक्चर था लगभग 2001 से। हर 6 महीने पे डायलिटेशन करना पड़ता था, नहीं तो पेशाब लगभग रुक सा जाता था।
दुर्भाग्यवश जुलाई 2012 में उनको बहुत बुरी तरह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, जिसके चलते वो बढ़ते हुए 15 अक्टूबर 12 को उनका पेशाब पूरी तरह से रुक गया और पेट में छेद करके, जिसे हम सुप्राप्यूबिक कैथराइजेशन कहते हैं, वो करके वहां से ट्यूब लगाया गया पेशाब निकालने के लिए। काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद दिसंबर 12 में उनको यूरेथ्रोप्लास्टी करने की सलाह दी गई। जब उन्होंने यूरेथ्रोप्लास्टी का ऑपरेशन शुरू किया अमेरिका में, कैलिफोर्निया में 23 जनवरी 2013 में, जब बच्चों वाला दूरबीन पीडियाट्रिक सिस्टोस्कोप 10 फ्रेंच सबसे छोटा वाला यूरेथ्रा में डालने की कोशिश की गई तो केवल आधे सेंटीमीटर जितना ही दूरबीन अंदर जा सका। उसके बाद उन्होंने ग्लाइड वायर, जो एक बॉल पेन के बॉल जितना पतला होता है, वो तार डालने की कोशिश की, लेकिन वो तार भी अंदर नहीं जा सका, ग्लाइड वायर भी नहीं जा सका। फिर उन्होंने सुप्राप्यूबिक अप्रोच लिया, ऊपर से छेद किया हुआ था पेट में, वहां से वो तार डालने की कोशिश की, पर दुर्भाग्यवश वहां से भी वो ग्लाइड वायर अंदर नहीं जा सका यूरेथ्रा में, अर्थात यूरेथ्रा पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। स्थिति ऐसी थी कि वहां के डॉक्टरों को ऑपरेशन वहीं पे रोकना पड़ा, सर्जरी वहीं पे रोकनी पड़ी, और उन्होंने उस पेशेंट को समझा दिया कि उनको बाकी जीवन इसी ट्यूब के सहारे व्यतीत करना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं हो सकेगा। देयर वाज नो होप एट ऑल। अधिकांश लोगों के लिए ऐसा है कि अगर अमेरिका के डॉक्टर बोल दे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, अर्थात कुछ नहीं हो सकता, निराश होकर बैठे थे। उनकी बेटी वहां पे नर्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उन्होंने नेट पे ढूंढा हमारी साइट, जिसका नाम ही है cureurethrostricture.com, वो मिली। उस पर एक ऑनलाइन कंसल्टेशन फॉर्म है, वो फॉर्म भर के उन्होंने भेजा। उनको विश्वास करना काफी कठिन था, क्योंकि एक भारतीय डॉक्टर, भी आयुर्वेद का डॉक्टर, कहता है कि ये ठीक हो सकता है, कैसे संभव है। और हमारी विशेषता है कि जब तक हर एक पेशेंट के हर एक शंकाओं का पूरी तरह से समाधान ना हो, तब तक हम ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते। अंततः वो आए, हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। आप देख सकते हैं कि 20 अप्रैल 2013 को हमने ट्रीटमेंट शुरू किया और एग्जैक्टली 10 दिन में 29 अप्रैल 13 को हम उनका ये सुप्राप्यूबिक ट्यूब निकाल सके, वो भी एक पूरी तरह से नॉर्मल पेशाब की धार के साथ। जिनका एक बूंद तक पेशाब नहीं निकलता था, उनका पेशाब निकला है 16.8 ml पर सेकंड के मैक्सिमम फ्लो रेट के साथ, जो कम से कम होना चाहिए 15 ml पर सेकंड, और एवरेज फ्लो भी 12.4 है, जो 10 के आसपास होना चाहिए, भी किसी प्रकार का जोर किए बगैर। तो ये संभव है आयुर्वेद में। आज की तारीख तक ऐसा माना जाता है कि स्ट्रिक्चर कभी भी सर्जिकल इंटरवेंशन या सर्जरी के बगैर नहीं खुल सकता, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्जरी के बगैर भी पूरी तरह से ब्लॉक स्ट्रिक्चर पूरी तरह से खुला है नॉर्मल एयरफ्लो के साथ। और यही नहीं, ट्रीटमेंट करके वो अमेरिका चली गई। उसके बाद 3.5 साल के बाद वो जब वापस आई तो उस समय भी हमने उनका एरोफ्लोमेट्री किया। उनकी स्थिति ऐसी थी कि पहले उनको हर 6 महीने पर डायलिटेशन करना पड़ता था, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि 3.5 साल के बाद भी उनका एरोफ्लो पूरी तरह से नॉर्मल है, बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो ये आयुर्वेद में निश्चित रूप से हो सकता है। एक दूसरा केस चर्चा करेंगे, ये भी इसी तरह से आए थे हमारे पास, सुप्राप्यूबिक ट्यूब लगा के, ऊपर से नली लगी हुई, नीचे से पेशाब पूरी तरह से बंद था। अगर आप एक्सरे देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पूरी तरह से ब्लॉक है, और जब ट्रीटमेंट किया तो उसके बाद देख सकते हैं कि आप ये पूरी तरह से खुल गया है। यहाँ पे मेडिसिन ब्लैडर तक गई है, जबकि यहाँ पे नहीं गई है। और ये भी संभव है, ये भी दर्शाता है कि स्ट्रक्चर को हम बिना सर्जरी के खोल सकते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ। ये भी एक पेशेंट है जो ऑलरेडी 2 सर्जरी हर साल में, देखिए नवंबर 11, दिसंबर 12, एक साल में उनका फिर से आया। उसके एक साल के बाद दिसंबर 13 में फिर से फ्लो काफ़ी कम लेकर आए, हमने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद ये पूरा नॉर्मल पे आ गया फ्लो। और यही इसकी विशेषता है कि दिसंबर 13 में ट्रीटमेंट की है, उसके 4 साल के बाद दिसंबर 17 में जब फॉलोअप के लिए आया, वो भी अमेरिका से है, तो आप देख सकते हैं कि 4 साल के बाद भी उनका यूरिन का फ्लो पूरी तरह से नॉर्मल है। तो जो ये माना जाता है यूरोलॉजी में कि वंस इज अ स्ट्रक्चर ऑलवेज इज अ स्ट्रक्चर, तो ये कोई यहाँ पे उस जो विधान है उसको ये डिस्प्रूव करता है कि वो सच नहीं है। आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा निश्चित रूप से हो सकती है। और एक पेशेंट, जैसे हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे सर्जरीज की है, उसमें से एक यूरेथ्रोप्लास्टी भी है, उसके बाद भी उनको काफ़ी सारे सर्जरीज करने पड़े, डायलिटेशन करना पड़ा, इसके बाद भी उनकी स्थिति काफ़ी खराब थी। आप देख सकते हैं कि फ्लो कितना कम था। ट्रीटमेंट के बाद वो सुधर गया और अभी वो बहुत अच्छे से जी रहे हैं। ये एक अमेरिका से पेशेंट आए थे, इनकी भी स्थिति ऐसी थी कि ऑलरेडी 3 ऑपरेशन कर चुके थे, आयुर्वेद पे जरा भी विश्वास नहीं था। जब आयुर्वेद की चिकित्सा करने के लिए आए, क्योंकि दूसरा कोई पर्याय नहीं था, जब आए चिकित्सा की 2015 में अप्रैल में, ट्रीटमेंट करके वापस गए तो उसके एग्जैक्टली एक साल के बाद वो लिखते हैं कि उनका ज़रा भी विश्वास नहीं था। पूरे एक साल तक उन्हें राह देखी, उनको लगता था कि स्ट्रक्चर फिर से आ जाएगा,
पर नहीं आया, तो वो लिखते हैं कि मैं बहुत ही मतलब उनको आश्चर्य हुआ ये ट्रीटमेंट के बारे में, और वो लिखते हैं कि वो पूरी मदद करेंगे और हमारे नए पेशेंट्स के लिए वो कहते हैं कि इनका रेफरेंस निश्चित रूप से दे सकते हैं। वो तैयार है किसी के साथ भी बात करने के लिए, खास करके ऐसे पेशेंट जिनका आयुर्वेद पे विश्वास नहीं या श्रद्धा नहीं है। तो इस तरह से लोगों की श्रद्धा को भी बदल देता है आयुर्वेदिक यूरोलॉजी। अगले रोग के बारे में चर्चा करेंगे, वो है ब्लैडर आउटलेट और ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल ब्लैडर है, यहाँ पे नॉर्मल ब्लैडर, यूरेटर, किडनीज। जब ब्लैडर के नेक में अर्थात निचले हिस्से में एक ब्लॉकेज बन जाता है, दिस इज एक्चुअली अ फंक्शनल ब्लॉकेज, उसका कार्य ठीक से नहीं हो पाता, उसके कारण पेशाब ब्लैडर में जमा होकर रहने लगेगा, जिसके कारण ब्लैडर फूल जाएगा और उसके साथ साथ यूरेटर और किडनीज पे भी सूजन आती है, जिसे कहा जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर। मुख्य कारण है इसका वेग धारण। जब यूरिन लगा है, पेशाब लगा है, फिर उसको जबरदस्ती रोकते हैं, उसके कारण होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, ब्लैडर है, जब तक ब्लैडर में 400 से 500 मिल जितना पेशाब जमा ना हो तब तक हमें पता भी नहीं चलता है। जब उतना जमा हो जाएगा तब हमें पता चलेगा, जाना पड़ेगा, वेग आता है, अर्ज होती है। जैसे हम यूरिन करने जाते हैं, ब्लैडर फुल है, फिर भी पेशाब कभी लीक नहीं होगा, निकल नहीं जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ नीचे इस स्तर पे यहाँ पे एक इंटरनल स्फिंक्टर है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, एक वॉल्व है जिसके सहारे अपना पेशाब पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। जैसे हम बाथरूम में जाते हैं, हम बस ये जो वॉल्व्स दिख रहे हैं उसको रिलैक्स करते ही पेशाब की धार शुरू होती है। ये है नॉर्मल डेट्रोजस स्फिंक्टर सिनर्जिया। तो जिन पेशेंट्स में ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है उनमें यही सिनर्जिया डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसे कहा जाता है डेट्रोजस स्फिंक्टर डिससिनर्जिया, DSD। तो जिसके कारण पेशाब ठीक से नहीं हो पाता है, जैसे इसमें बार बार पेशाब जाना पड़ेगा क्योंकि ब्लैडर हमेशा फुल रहेगा, हमेशा ऐसा लगेगा कि पेशाब जाने की इच्छा रहेगी, रात को कई बार उठना पड़ेगा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, दर्द के साथ पेशाब होगा, पेशाब की धार जल्दी से शुरू नहीं होगी, ब्लैडर पूरा खाली नहीं होगा, रुक रुक के पेशाब होगा, काफ़ी कम मात्रा में पेशाब, ये सब लक्षण इसमें दिखते हैं। इसकी भी आयुर्वेद चिकित्सा है। ये भी ऐसा व्याधि है कि जिसके लिए मॉडर्न यूरोलॉजी में कोई प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा होती है उत्तर बस्ती, पूरा 21 दिन का कोर्स है इसका भी। उसके साथ हम कहते हैं या तो योग या कर्म या काल बस्ती, उसमें अभ्यंग, स्वेदन, अनुवासन, निरोबस्ती होता है, और साथ में खास करके योग और प्राणायाम, खास करके कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो ये चिकित्सा से किस तरह से लाभ मिलता है इसका एक उदाहरण देखेंगे हम। ये पेशेंट आया था हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से, एक यंग लड़का, 23 साल की उम्र है। अगर हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बचपन से कुछ ना कुछ तकलीफ रही है। उम्र के 16 साल तक रात में पेशाब निकल जाता था, कपड़े गीले होते थे, दर्द के साथ पेशाब होता था, और जब वो चौथी कक्षा में पढ़ता था, 10 साल का था, तब स्कूल में सबके सामने एक बार उसका पेशाब निकल गया, कपड़े गीले हो गए, सब उस पर हंसे। तो उस एक छोटे बच्चे को, 10 साल के बच्चे को हमेशा मन में एक डर रहने लगा कि मेरा पेशाब कभी भी लीक हो जाएगा सबके सामने। तो उस डर के कारण वो बच्चा हमेशा अपना पेशाब बहुत जबरदस्ती रोक के रखता है, जिसे वेग धारण कहते हैं, और उसके चलते उसमें बहुत ही बुरी तरह से ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गया। उसके चलते ये स्थिति थी कि जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया तो बहुत सारा जोर लगाने के पश्चात, बहुत सारे दर्द के पश्चात वो केवल 50 ml जितना पेशाब ही निकाल सकता था। ये दर्द कभी कभी इतना अधिक होता था कि वो चक्कर खा के गिर जाता था बाथरूम में। उसके साथ उसके दोनों किडनीज पर और यूरेटर पे काफ़ी अधिक सूजन भी थी, और साथ में कब्ज भी रहता था। इसकी चिकित्सा जब हमने शुरू की, जैसे पहले बताया है कि उत्तर बस्ती, योग बस्ती, ये सभी के साथ, तो आयुर्वेद की शक्ति से केवल 7 दिन में वो 100 ml तक पेशाब निकाल सकता था, बिना किसी दर्द के, बिना किसी जोर की। और उससे अच्छी बात ये थी कि 3 हफ्ते के अंत में, पूरे 21 दिन के ट्रीटमेंट के पश्चात, लगभग 300 ml जितना पेशाब उसका निकल पाता था, बिना दर्द के, बिना जोर किए हुए, जबकि उसके विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स है। जब पहली बार आया था दिसंबर 12 में हमारे पास, तो उस समय उसकी ब्लैडर कैपेसिटी, ब्लैडर का वॉल्यूम था 710 और निकला था केवल 50, और बाकी था 660 ml। किडनी पर काफ़ी सूजन थी, बायलैटरल सिग्निफिकेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर। ट्रीटमेंट पूरा करके जो चला गया, तो उसके 6 महीने के बाद हमने फिर से उसे फॉलोअप के लिए बुलाया था। वो आया था जून 2013 में, 6 महीने के बाद। तो उस समय ब्लैडर में बचा हुआ यूरिन केवल 50 ml जितना है, और विशेष रूप से सोनोलॉजिस्ट लिखते हैं कि जो बैक प्रेशर चेंजेस से किडनी पे सूजन थी वो बहुत ही अच्छी तरह से कम हो गई है। ये संभव है आयुर्वेद में।
अगला रोग है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम। एक बहुत ही अजीब बीमारी है। 24 घंटे पेशेंट के मन में यही लगता है कि उससे पेशाब जाना पड़ेगा, वो अर्ज कांस्टेंट परसिस्टेंट अर्ज रहती है, बार बार जाना पड़ेगा। ये फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक होती, कई बार 60 बार तक जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए दिन में, और वो भी बहुत कम मात्रा में पेशाब निकलेगा, बहुत जोर करना पड़ेगा, काफ़ी दर्द के साथ। और खास करके जब पेशाब जमा होने लगता है ब्लैडर में तो उसके साथ दर्द बढ़ता जाता है। जब पेशाब निकल जाए तो थोड़ा दर्द कम होता है, और शारीरिक संबंध बनाए रखने में भी काफ़ी तकलीफ रहती है ऐसे पेशेंट्स को। इसका एक उदाहरण देखेंगे। ये पेशेंट आए थे हमारे पास मुंबई से, 4 साल से तकलीफ थी, लगभग हर आधे घंटे में पेशाब करने जाना पड़ता था, काफ़ी दर्द तकलीफ बहुत बुरी तरह से थी। अपना सब बिजनेस छोड़ के घर पे बैठे थे। वहाँ के हिंदुजा हॉस्पिटल में काफ़ी सारा ट्रीटमेंट लिया था मुंबई में, पर कोई फ़ायदा नहीं। इंट्रावेस्कुलर कॉकटेल थेरेपी भी ली थी 9 साइकिल। उसके बाद उनको ऑपरेशन की सलाह दी गई थी, ऑगमेंटेड सिस्टोप्लास्टी, क्योंकि उनकी ब्लैडर कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई थी, 117 ml जितनी। उस स्थिति में हमारे पास आए थे। इसी का ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में संभव है कुछ इस तरह से। उत्तर बस्ती है, 21 दिन का पूरा कोर्स है, साथ में या तो योग कर्म या काल बस्ती और योग प्राणायाम, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इसके चलते जैसे आप देख सकते हैं, ये एक ब्लैडर डायरी है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क है, प्रोटोकॉल है ऐसे पेशेंट्स को जज करने के लिए। तो शुरुआत में इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अधिक थी, मात्रा काफ़ी कम थी, और जैसे ट्रीटमेंट के अंत में आप देख सकते हैं कि वो लगभग 400 ml तक पेशाब निकाल सकते थे। जो ब्लैडर कैपेसिटी 100 ml के आसपास थी, वो 400 ml तक पहुंची बिना किसी शस्त्रक्रिया के। यह आयुर्वेद में निश्चित रूप से संभव है। ये ब्लैडर डायरी भी ऑथेंटिकेटेड है, पेशेंट के खुद उनके सिग्नेचर है इस पर। इनका ट्रीटमेंट किया था अक्टूबर 2016 में, और तब से अब तक वो पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अभी तक हमारे कांटेक्ट में है। अगली बीमारी है रिकरेंट यूटीआई, बार बार होने वाला मूत्र मार्ग का संक्रमण, या फिर रिकरेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यूटीआई। ऐसे पेशेंट जिनमें बार बार मूत्र मार्ग का संक्रमण होता है, उनमें काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। बार बार एंटीबायोटिक के प्रयोग से ये जीवाणु कुछ इस तरह से बन जाते हैं कि उन पे अधिकांश एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। इसे कहा जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ये पेशेंट बहुत अत्यधिक परेशान होते हैं। इसका एक केस हम डिस्कस करते हैं। एक पेशेंट आए थे 47 साल की उम्र, 2 महीने से यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन चलता था, बाकी लक्षणों के साथ विशेष रूप से हाई ग्रेडेड फीवर अर्थात बहुत तेज बुखार, वो भी ठंड लग के। जब हमारे पास आए थे तभी उनकी स्थिति काफ़ी कठिन थी। यहाँ आने से पहले उन्होंने 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट होके नसों में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लिए थे, आईवी एंटीबायोटिक्स लिए थे। उसके बाद 1.5 महीने से ओरल एंटीबायोटिक खा रहे थे, पर फिर भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था। हम जिस तरह से चिकित्सा करते हैं इसकी वो है ब्लैडर वॉश, उत्तर बस्ती और कुछ ओरल आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो इसके परिणाम किस तरह से दिखते, कितने सफल परिणाम है, हम यहाँ चर्चा करते हैं उसके बारे में। देखिए, जब वो 15 जुलाई को आए थे तो उस दिन का एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि टोटल WBC श्वेत कणों की संख्या थी उनकी 20,180। ये दिखाता है कि काफ़ी अधिक इन्फेक्शन था, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेप्टिसेमिया। केवल 4 दिन में बिना किसी एंटीबायोटिक, केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक औषधियों के साथ आप देख सकते हैं कि 19 जुलाई को उनका जो टोटल काउंट है वह है 6,610। तो ये प्रमाण है कि केवल 4 दिन में एक बहुत ही खराब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अच्छी तरह से कंट्रोल में आता है आयुर्वेद के साथ। ये एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं कि आयुर्वेद में परिणाम मिलने के लिए काफ़ी समय लगता है, पर ये सच नहीं है। आयुर्वेद में बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। ये उसका एक अत्यंत सुंदर उदाहरण आप देख सकते हैं। ये आयुर्वेद की क्षमता है। इसके आगे का डिसीज है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अर्थात पेशाब पे कंट्रोल न होना, पेशाब अपने आप लीक हो जाना। इसमें जैसे 3 अलग अलग प्रकार है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जब पेशाब लगे तो इतना जोर से लगता है कि उसे कंट्रोल करना कठिन होता है, अगर बाथरूम ना मिले तो लीक हो सकता है। दूसरा है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इसमें ऐसा होता है कि खांसने या छींकने पर यूरिन लीक हो जाए, और बाद में इनकॉन्टिनेंस मतलब हमेशा यूरिन लीक ही होता रहे। इसकी भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से चिकित्सा होती है। उसमें भी उत्तर बस्ती है और साथ में प्राणायाम, योग। उसमें खास करके मूल बंध जो अधिकांश लोगों को पता है, या केगल्स एक्सरसाइज, जिसके सहारे ये जो वॉल्व है यूरिथ्रल स्फिंक्टर, जिसमें कमजोरी आ गई है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सभी बहुत अच्छे से सहायक है। खास करके आयुर्वेद की जो मूलभूत एक संकल्पना है कि अपान वायु, यहाँ अपान वायु का बल हम बढ़ाते हैं तो उसकी धारण क्षमता बढ़ती है और यूरिन का लीकेज आयुर्वेद चिकित्सा से बहुत अच्छी तरह से बंद हो जाता है।
काहीतरी फोन झाला याच्यात. T20 बंद केलं काय? नाही ना, वेळ तो कुठे स्टॉप कर. बोल बरं. हेलो, ये वीडियो बंद हो गया इसलिए मैंने कहा. चालू है, ओके ठीक है, थैंक यू. अगला जो डिसीज है वो है यूरिनरी स्टोन्स अर्थात पथरी. पथरी अलग अलग लेवल पर होती है, जैसे आप देख सकते हैं किडनी में हो सकती है, यूरेटर में हो सकती है, या ब्लैडर में या नीचे यूरेथ्रा में भी हो सकती है. इसका भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से सफल परिणाम पूर्वक चिकित्सा होती है. इसमें भी कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनके परिणाम सिद्ध है कि ये पथरी को निश्चित रूप से निकाल सकते हैं. उसके साथ योग बस्ती और कभी कभी उत्तर बस्ती भी हम इसमें करते हैं. अगला जो रोग है वो है प्रोस्टेट या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी. जैसे इसमें आप वीडियो में ये फिल्म में देख सकते हैं कि ये नॉर्मल ब्लैडर, नॉर्मल यूरिथ्रा और उसके आजू बाजू एक लगा होता है प्रोस्टेट कुछ इस तरह से. ये जो प्रोस्टेट है उम्र के 50 साल के बाद लगभग अधिकांश पुरुषों में इसका आकार बढ़ने लगेगा, जिसके चलते ये ट्यूब दबने लगेगी यूरिथ्रा की और ब्लैडर का बेस भी ऊपर उठेगा. इसके चलते पेशेंट को काफ़ी सारी तकलीफ होती है, जैसे बूंद बूंद पेशाब आएगा, काफ़ी जोर लगना पड़ेगा, रात को कई बार उठना पड़ेगा, इस तरह से तकलीफ में रहते हैं. तो इसका भी काफ़ी सफल चिकित्सा आयुर्वेद में होती है कुछ ओरल आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ. इसके चलते जो लक्षण है पेशेंट के, उन लक्षणों में लगभग 21 दिन में काफ़ी अच्छा सुधार दिखता है. इतना ही नहीं, लगभग 3 से 6 महीने में जो प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है उसके आकार में भी काफ़ी अच्छा रिडक्शन या उसका साइज काफ़ी अच्छी तरह से छोटा होते हुए दिखाई देता है. इसमें भी कुछ पेशेंट हैं उत्तर बस्ती भी करते हैं और योग बस्ती भी करते हैं अपान वायु की चिकित्सा के लिए. तो इस तरह से आज जो हमने चर्चा की है अधोमूत्र मार्ग के रोग के विषय पर, जिसमें आते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पथरी, मूत्र मार्ग पे कंट्रोल न रहना और प्रोस्टेट के विषय में. ये सभी व्याधियां या रोग ऐसे हैं जिनका मॉडर्न यूरोलॉजी में कोई खास प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट नहीं है. अधिकांश रोग ऐसे हैं इन्फेक्शन छोड़ के कि उनमें किसी न किसी प्रकार की शस्त्रक्रिया की आवश्यकता होती है. और हम देख रहे हैं, जैसे देखा हमने इस प्रेजेंटेशन में, कि आयुर्वेदिक यूरोलॉजी और उत्तर बस्ती के सहारे हम इन सभी रोगों की एक बहुत ही यशस्वी और सफल चिकित्सा कर सकते हैं बिना किसी शस्त्रक्रिया के. तो ये एक सबसे विशेष बात है इसकी. अब चर्चा करेंगे हम ये सब जो भी व्याधि है, ये रोग है, ये ना हो उसके लिए हम क्या सावधानी रख सकते हैं. तो सबसे पहले है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, जिससे आपका पेशाब पूरी तरह से स्वच्छ और सफ़ेद पानी जैसा ही रहे. जैसे मूत्र और मल के जो नैसर्गिक आवेग होते हैं, जब इच्छा होती है तो उसे दबाए नहीं, रोके नहीं. इस पे कभी ज़बरदस्ती ना करें, ज़बरदस्ती जोर लगा के पेशाब या मूत्र का त्याग ना करें. जब भी करें सुरक्षित शारीरिक संबंध रखें. बासी खाना न खाए, देर रात तक न जागे और दिन में न सोए. नियमित रूप से अच्छी तरह से शारीरिक व्यायाम करें. ये विशेष है कि हमारे इंस्टीट्यूट में, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जापान से डॉक्टर ईको अजुमा, एक यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर इनामुरा शर्मा मैम के साथ खास आए थे जानने के लिए कि आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, आयुर्वेद यूरोलॉजी में हम क्या करते हैं. फिर उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया था 2018 जनवरी में, ओसाका जापान. तो वहाँ पे एक वर्कशॉप भी हुआ था. उसके अलावा एक डॉक्टर्स की टीम जापान से आई थी, आदरणीय
हरिशंकर शर्मा सर और इनामुरा मैम के साथ। एक पंचगम का कोर्स हमने उनके लिए अरेंज किया था। एक रशियन यूरोलॉजिस्ट भी खास जानने के लिए आए थे। उसके अलावा सिंगापुर से, इजिप्ट से और अल्जीरिया से भी कुछ यूरोलॉजिस्ट यहाँ जानने के लिए आए थे कि हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, किस तरह से आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं। और हमारा काम देख के वो बहुत, उन्होंने प्रशंसा की हमारे काम की, बहुत इम्प्रेस हो गए। धन्यवाद। ये हो गया, नहीं भाई छोटा वाला बेटा उनका हो गया। ओके ओके।